नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी खबरों को जानने का वक्त। और देखेंगे इस बुलेटिन में बाबरी मामले में फैसला कल आना है तो अयोध्या में कैसी तैयारी है। साथ ही आडवाणी, जोशी, उमा पर सभी की नजरें रहेंगी। उपचुनाव का किंग कौन होगा, इस पर भी होगी बात। आज तारीखों का ऐलान हो गया। माफियाओं पर शहर शहर एक्शन हो रहा है। आज कहां कहां बुलडोजर चले, क्या एक्शन हुआ माफियाओं पर, यह भी हम दिखाएंगे आपको। कैसे प्रदेश में गाजियाबाद और शामली में आज लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। सभी तस्वीरें आपके सामने, दिन भर की सभी बड़ी तस्वीरें। तो शुरुआत करते हैं जो कल सबसे बड़ा फैसला आना है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत से अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने पर कल फैसला आएगा। इसे लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट घोषित किया गया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या आने के सभी रास्तों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पीएसी के साथ साथ सादी वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यहां तक कि कोर्ट में वकीलों को भी आने से मना किया गया है। लखनऊ द्वारा विवादित ढांचा ध्वंस के संबंध में ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। इस संबंध में अयोध्या जनपद के पूरी पुलिस को, हमारी एलआईयू की जो शाखा है, हमारी जो स्पेशल ब्रांचेज हैं, हम लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके सभी जगह पुलिस को अलर्ट कर दिया है। सारे कपड़े में हमारे पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं। और बाबरी विध्वंस मामले पर कल आएगा ये फैसला। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी नहीं आ पाएंगे कोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो कोर्ट से जुड़ेंगे और सुनेंगे फैसला। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि इन दिग्गज चेहरों का क्या होगा, क्या फैसला कर आने वाला है। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी एक दौर में, अटल बिहारी वाजपेयी तो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन ये वो चेहरे थे जिन्होंने भारत की राजनीति के रुख को पलट दिया था, बदल दिया था, और जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। और बात उत्तराखंड की करें। आज पीएम ने उत्तराखंड को कई सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजनाओं का आज वर्चुअल शुभारंभ कर दिया। नमामि गंगे परियोजना से गंगा की स्वच्छता के लिए हरिद्वार में बनाए गए 68 MLD, 27 MLD, 18 MLD के STP प्लांट का, यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। हरिद्वार के चंडी घाट पर नवनिर्मित गंगा अवलोकन केंद्र और रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया। चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे देवभूमि उत्तराखंड की धरा को मेरा आदरपूर्वक नमन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबर लखनऊ से है, जहां पर एसपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की एसपी कार्यकर्ताओं ने। इसी दौरान झड़प हुई, तीखी झड़प हुई। यहां पर हिरासत में भी लिए गए एसपी के कार्यकर्ता। हाथरस पीड़िता की मौत पर यह कैंडल मार्च था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। इस दौरान ये पुलिस के साथ किस तरह धक्का मुक्की और झड़प हुई। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अलाउद्दीन, तो क्या हो गया यहाँ पर? देखिए, करीब 3 घंटे जो पुराने लखनऊ का कैसरबाग इलाका है, वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। उसकी वजह से चारों तरफ इलाकों में जाम की स्थिति भी हो गई। फाइनली ये तमाम लोग हाथरस की जो रेप पीड़िता का मामला था उसको लेकर के कैंडल मार्च निकाल रहे थे। उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया था समाजवादी पार्टी ऑफिस की तरफ से कि आज शाम में कैंडल मार्च निकाले जाए, लेकिन यहाँ पर हालात थोड़ा तनातनी वाले हो गए तब जब
तमाम लोग कैंडल मार्च लेकर के कैसरबाग का जो इलाका है उधर से शहर की तरफ मूव करने लगे। पुलिस के तमाम लोगों ने इनको रोका, खासतौर से महिला जो कार्यकर्ता थी समाजवादी पार्टी की, उनको रोकने का जो है प्रयास किया गया। तमाम लोग उस जगह पर धरना देने लगे। करीब 3 घंटे तक ये धरना चला। फाइनली 8:30 बजे के लगभग तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के दौरान भी काफी तनी का माहौल बना रहा। इको पार्क लखनऊ शहर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर है, वहां तमाम लोगों को बसों में भर करके पुलिस लेकर के गई है। इस बीच में जो जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं और पुरुष कार्यकर्ता वो भी पहुंच गए। उसके बाद हालात थोड़े से ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, लेकिन फाइनली 3 घंटे की मशक्कत के बाद तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के इको पार्क में जाकर के रखा हुआ है। तो अलाउद्दीन बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी हुई। 3 घंटे तक यहाँ पर रस्साकशी चलती रही। अभी भी कई कार्यकर्ता हिरासत में रखे गए हैं और मामला हाथरस का है। इस केस में नया ट्विस्ट आया है। पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बीच अलीगढ़ के आईजी ने कहा कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित लड़की को बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां के मुताबिक वो दोनों खेत में घास लेने गई थी, तभी आरोपी ने आकर गला दबाया और मारने लगा। इस मामले में गैंगरेप के भी आरोप लगे थे, लेकिन आईजी अलीगढ़ का कहना है कि डॉक्टर की जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता के भाई सतेंद्र ने थाने पे आकर अपने हस्तलेख में एक तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 9:30 बजे यानी कि जब वो थाने आए तो उससे 1 घंटा पहले की घटना थी और उसने कहा था कि जब उसकी बहन घास काट रही थी बाजरे के खेत में, तो एक लड़के ने, संदीप नामक लड़के ने आकर उसे गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। तो सतेंद्र पीड़िता के भाई की लिखित तहरीर पर पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज की है। 14 सितंबर को वारदात के बाद पहले उसे प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक के बाद क्या बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आइए सुनते हैं। बहुत सारे सुझाव माननीय जनप्रतिनिधियों ने उपलब्ध कराए हैं और मैं यही चाहूँगा कि कार्य समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हर हाल में पूर्णता की ओर जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जनपद स्तर पर भी हम इस बात की जिम्मेदारी देखें कि एक तो विकास कार्यों की यूसी के पहले भौतिक सत्यापन हो जाए और समय से यूसी शासन को उपलब्ध करा दिया जाए। दूसरा, जहां पर विकास कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता होनी है उस समय पे उपलब्ध करवा देने की आवश्यकता है और शासन स्तर पर भी इस बात की ये बात सुनिश्चित की जाए कि विकास के लिए या किसी भी परियोजना से जुड़ी हुई कोई भी फाइल किसी भी कार्यालय में लंबित न रहे। ऑफिस में 7 दिन और किसी एक अधिकारी के पास 3 दिन से अधिक को लंबित नहीं रहनी चाहिए। त्वरित एक्शन लेते हुए हमें जो भी क्वेरीज करनी है लेकर के बातचीत करके इसको आगे बढ़ाने का हमारा कार्य होना चाहिए। देखिए, कोविड-19 में हमें ध्यान देना कब होगा उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो लॉकडाउन के दौरान थोड़ा बहुत पिछड़ गई थी। अब बरसात संपन्न हो चुकी है, पर्व और त्योहारों का सीजन आने वाला है। आवागमन के लिए सड़कें गड्ढा मुक्त हों। सभी संबंधित विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, ग्राम्य विकास या फिर जिला पंचायत राज का विभाग है, आरईएस है, जो भी विभाग हैं सभी समयबद्ध ढंग से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर लें। विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना, रोस्टर के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना, ट्रांसफार्मर जले हैं समय पर बदलने की कार्रवाई करना, सौभाग्य योजना के अंदर जो विद्युतीकरण के कार्य चल रहे हैं या संपन्न हुए हैं उनकी गुणवत्ता को देखना और कहीं भी मीटर की जंपिंग की शिकायत न आए। अगर आती है तो कार्यदायी संस्थाओं को या एजेंसियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाए। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंदर जो कार्य हो रहे हैं इसमें तीव्रता दी जाए। प्रयागराज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होना है। प्रयागराज के लिए जो कार्य योजना हमारी है ये अभी से हम प्रारंभ करें। 2024-25 में जब प्रयागराज का महाकुंभ आएगा वो अपने आप में जैसे 2019 के प्रयागराज कुंभ को
दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया, ऐसे ही हम 2024-25 के प्रयागराज कुंभ को उस रूप में वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत कर सकें। ये कार्य योजना अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए और स्मार्ट सिटी को उसका आधार बनना चाहिए। स्मार्ट सिटी है, अमृत योजना की जो भी कार्य योजनाएं हैं, ये सभी हमें 2024-25 तक नमामि गंगे परियोजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के साथ ही उस समय टेम्पररी अरेंजमेंट करने की नौबत कहीं ना आने पाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि गंगा यमुना का पवित्र संगम हमारे प्रदेश में है और प्रयागराज का सौभाग्य है कि प्रयागराज में ये सब एक साथ मिलते हैं और वो अपने आप में एक तीर्थ है। तो लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी की हर मंडल की समीक्षा कर रहे हैं। आज प्रयागराज की बारी थी और प्रयागराज के विकास से संबंधित निर्देश देते हुए सीएम योगी। और नोएडा से बड़ी खबर है, यहां पर कोरोना को लेकर फर्जी टेस्ट किट बाजार में उतारने का के गोरखधंधे का खुलासा हुआ है। नकली एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाने का आरोप लगा है। छापेमारी में एंटीबॉडी किट को जब्त किया गया है। करीब 4 लाख नकली पाउच ऐसे बरामद हुए हैं। कंपनी का संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ लोग जान से खिलवाड़ करके फर्जीवाड़ा करने में लगे हैं, जिसमें एक कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया था कि उनकी कुछ पाउचेज हैं जो बनाते हैं उस कंपनी के द्वारा, उस पाउचेज को कोई दूसरी कंपनी उसी सेक्टर 7 में बना रही है और वो बेसिकली जो ट्रेडमार्क उनका है, ट्रेडमार्क का मिसयूज करके वो बना रही है इस कंपनी ने। इस पे हमारी सेक्टर 20 की टीम और उनकी लीगल टीम ने छापा मारा और वहाँ पे लगभग 3,97,000 पाउचेस बरामद हुए, जिस पाउचेस को कोविड-19 के टेस्टिंग किट्स को रखने में प्रयोग किया जा रहा था। लगा ये कि कोविड-19 के टेस्ट किट में यानी कि एंटीबॉडी चेक करने के लिए जो एक किट होती है वो फर्जी बाजार में उतारने की तैयारी थी। फर्जी किट यहाँ पर बनाए जा रहे थे। न जाने कितना बाजार में पहुँचा भी दिया गया होगा। एक ऐसी कंपनी बना ली गई थी जो फर्जी किट बाजार में भेज रहा था और उसका खुलासा हुआ है। 4 लाख ऐसे फर्जी पाउच मिले हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अमित, तो ये तो बहुत चौंकाने वाली खबर है कि इस एपिडेमिक में भी कुछ लोग गोरखधंधे में लग गए। देखिए, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक ऐसी रैपिड किट और पाउच बनाने वाली कंपनी का खुलासा किया जिसमें जो फर्जी रैपिड किट के पाउच बनाए जा रहे थे। पुलिस ने इसमें एक जो रैपिड किट की जो पाउच बनाने वाले जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से लगभग 4 लाख के पाउच बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि किसी कंपनी के थ्रू इसको टेंडर मिला था। टेंडर मिलने के बाद ये लगातार जो किट के पाउच बना रहा था, तो पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से लगभग 4 लाख के नकली पाउच बरामद किए। 4 लाख के करीब पाउचेस बरामद हुए हैं और अब पूरी पड़ताल में जुट गई है पुलिस। कानपुर से भी खबर, रोडवेज की बसों में लगी आग। सरकारी रोडवेज बसों में आग लगी है। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कानपुर में एक बस धू कर जल उठी। ये सरकारी रोडवेज की बस है जिसमें आग लगी है। कानपुर में देखिए तस्वीर, किस तरह से बस जल उठी। अब ये आग कैसे लगी नहीं पता, मगर इस बस में आग भड़कने के बाद यहां आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मेरठ के सरधना में कई दुकानों में आग लग गई। कई दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई हैं। मेरठ से जो खबर आई है, एक साथ कई दुकानों में आग भड़क गई और ये दुकानें जलकर राख हो गई। काफी देर तक आग से संघर्ष करना पड़ा इसे बुझाने के लिए। मेरठ के सरधना में आग लगने की घटना, कई दुकानें जलकर खाक। कैसे लगी आग अभी तक नहीं मालूम। भदोही से खबर, जहां पर रामलली मिश्र पर शिकंजा कसा गया। एमएलसी के घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया है। विधायक विजय मिश्र की पत्नी हैं रामलली। रिश्तेदार ने दर्ज कराया था केस।
प्रॉपर्टी पर कब्जा समेत कई आरोपों में केस किया गया। फिलहाल फरार चल रही है रामनगरी में। दिनेश पटेल हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। दिनेश, तो अब कहां पत्नी फरार है और घर पर कुर्की का नोटिस, शिकंजा कसता दिख रहा है? जी बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। बीते दिनों पुलिस ने कोर्ट से 82 का जो नोटिस था वो वहां से लिया था और आज उनको घर पर और कई सार्वजनिक जगहों पर इसको चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे पर उनके एक रिश्तेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें विधायक इस समय जेल में बंद है, उनकी पत्नी और बेटा फरार चल रहा है, जिस मामले में यह नोटिस चस्पा किया गया है। जी तो दिनेश बता रहे हैं कि किस तरीके से अब पुलिस आगे बढ़ रही है और अब विजय मिश्र के बाद उनकी पत्नी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कुछ ही पलों में लौटते हैं दिन की और बड़ी खबरों के साथ।